हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा नहीं है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का सेशन को लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। और हम आपको यह बताते चले, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो या बिहार वाला एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो या बिहार एसएससी हो, कोई भी जीके लेवल एग्ज़ाम जिससे आपको जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो हमारा सेशन काफ़ी ताबड़तोड़ चल रहा है और काफ़ी कंटिन्यू है और इस सेशन से बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। ठीक है। और सार संग्रह से आपको 45% क्लियर कर लें, कुछ नहीं पढ़िए, खाली इसको सार संग्रह को कर लेंगे, 45 नंबर आपका, इसी 40 से 45 नंबर आपका क्लियर है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेशन चलता है उसमें हम पर्दा के सामने आते हैं, यानी कैमरा के सामने, लेकिन सार संग्रह और विज्ञान मंथन में हम पर्दा के पीछे ही रहते हैं, क्योंकि उतना लिखना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लिखना, मिटाना, फिर उसको समझाना। ठीक है। तो हम चलिए, मेनली हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना बकवास किए हुए। पहला प्रश्न है सार संग्रह का, 18वां सेशन है। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में से है। पहला प्रश्न कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में उल्लेखित देवता, तो इसमें देवता है इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। फिर से सुनिए, हम एक प्रश्न को दो बार पढ़ेंगे। भारतीय के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में उल्लेखित देवता है इंद्र, वरुण, मित्र एवं नातस्य। दूसरा प्रश्न को देखेंगे, अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है कि अभिलेख एवं जो पुराना दस्तावेज है उसकी प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम कहते हैं पेलियोग्राफी, यानी पूरा लिपि शास्त्र। पूरा लिपि शास्त्र कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पेलियोग्राफी। अगला प्रश्न है तीसरा कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे प्राचीन मध्यपाषाणिक स्थल बागोर है। फिर से सुनेंगे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला है, वहाँ कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है, वह बागोर है, उस स्थल का नाम बागोर है। चौथावां प्रश्न है कि भोगवा नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन किया गया था, कब? तो वह 1955 में किया गया था और रंगनाथ राव ने किया था। फिर से देखिए, भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा कालीन एक स्थल है जिसका नाम लोथल है, उसका उत्खनन होता है 1955 में। इसके द्वारा रंगनाथ राव के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था, वह कहलाता है आर्य विवाह। सुन लीजिए, लड़की के पिता, कन्या के पिता, दुल्हा का जो पक्ष है उसको एक जोड़ा गाय और बैल देंगे, वह कहलाता है आर्य विवाह। छठवां प्रश्न है, मौर्य काल में सिक्कों का जांच करता था रूपदर्शक। मौर्य काल में सिक्कों का जो जांच करने वाला था उसको रूपदर्शक कहते थे। सातवां प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक अगर है तो वो वल्लभाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक अगर है वह वल्लभाचार्य हैं। आठवां प्रश्न देखिएगा भाइयों, एक चीज़ हमेशा कभी भी पढ़ाई से उबिएगा तो फिर पढ़ाई आपका नहीं होगा। पढ़ाई से आपको प्रेम करना होगा, मोहब्बत करना होगा, इश्क करना होगा आपसे। जितना इश्क करते हैं ना आप लोग गर्लफ्रेंड से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, उतना ही आपको इसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, तभी ये आपका होगा, नहीं तो नहीं। आपके मन में खुशी होना चाहिए कि हमको पढ़ना है यार, और टाइम वेस्ट हो रहा है, हमको पढ़ना है, हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, ऐसा फीलिंग आना चाहिए आपके अंदर, तभी आप समझिए कि सफल होइएगा, अन्यथा नहीं। रटते बिना मन के रटते रह जाइए, पढ़ते रह जाइए, उम्र ख़त्म हो जाएगा, आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा आपके पास कभी नहीं आ सकता, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो कंटिन्यू चले। और हम आपको ये भी बताए थे कि जब भी पढ़ाई करने बैठे तो याद नहीं हो रहा है तो याद करने के लिए मत बैठे, पढ़ने के लिए बैठे। एक टॉपिक को 3 बार पढ़ के आगे निकल जाइए, याद हो ना हो जो भी हो। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न में क्या कहता है, किस सूफी संत को
मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी वह हमीदुद्दीन नागौरी। कहता है कि किस सूफी संत को मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन की उपाधि दिया था, तो वह आदमी था हमीदुद्दीन नागौरी। 9वां प्रश्न कहता है किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दिया। वह लेनपुल, आदमी का नाम है लेनपुल। लेनपुल कहता है कि हुमायूं का जीवन जो है ज़िंदगी भर वो लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो अपना जान को त्याग दिया, लेनपुल कहता है। 10वां प्रश्न है सल्तनत काल में मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक का प्रमुख काम क्या था। मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक का जो काम था वह राज्य के खर्चा की जांच करना, माना महालेखा परीक्षक। क्लियर। तो सल्तनत काल में फिर से जान ले, मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक वही महालेखा परीक्षक था, यानी राज्य के खर्चा की जांच करने वाला। अब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कहता है। 11वां प्रश्न, भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी 1926 में भगत सिंह, छबिलदास एवं यशपाल ने। ठीक है, 1926 में भारत नौजवान सभा का स्थापना सुन लीजिए। 1926 में भगत सिंह हो गए, छबिलदास हो गए, यशपाल ने, 3 आदमी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 13वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में संबद्ध प्रस्तावना पास किया गया था। तो 1931 में कराची अधिवेशन में। फिर से सुनिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ था। तो 1931 में कराची अधिवेशन में। 14वां प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसमें प्रांत जो था उस समय स्टेट था, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, आपका बहुत सारा प्रेसिडेंसी क्षेत्र था। ठीक है, तो वहाँ पे द्वैध शासन सारा हटाकर, प्रांत का द्वैध शासन हटाकर और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में से पहले भारत को आज़ादी दे देगा। तो यह कब कहा था? तो 20 जनवरी 1947 को। सुनिए क्या कह रहा है, कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में भारत को छोड़ देगा, उसको आज़ादी दे देगा। तो यह समय कब था, कहिया कहा था? वह समय था 20 जनवरी 1947। 16वां प्रश्न को देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया? तो सुन लीजिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम। फिर से सुनिए, कहता है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 17वां प्रश्न देखेंगे, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। 18वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के मुकदमों में आज़ाद हिंद फौज की ओर से वकील कौन कौन थे? सुनिए, आज़ाद हिंद फौज का जब सैनिक एवं अधिकारी पर मुकदमा चला था, दोनों आदमी पर, तो उस समय वकील जो था उस समय वह कौन कौन थे? तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। देखिए कौन कौन आदमी थे, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर, कैलाशनाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न है, शाही नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। तो शाही नौसेना विद्रोह 1946 की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कैसे हुआ था? तो SMIS तलवार नमक जहाज से। तो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। इसकी शुरुआत हुआ था कहाँ से? तो SMIS तलवार नमक जहाज से हुआ था। 20वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा शहीद एवं स्वराज द्वीप। आज़ाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम रखा था शहीद एवं स्वराज द्वीप। क्लियर। चलिए आते हैं अब इसमें
जो हमको पॉलिटी है उसमें आते हैं। 21वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सुनिए, कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया भाई? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर उन्होंने कहा था, समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को सक्षम देता है? अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 के तहत आप जो है अल्पसंख्यक अपना मनपसंद शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है। यानी जैसे कि मुस्लिम लोग मदरसा का स्थापना करते हैं, चर्च हो गया, बहुत सारा चीज़ है अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए भारत में। ठीक है, अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 22 समझ गया कि अलग अलग अपना मनपसंद शिक्षा संस्थान स्थापित करने के अनुच्छेद 30 में है। 23 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को समर्थन स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को समर्थन स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 24वां प्रश्न है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? अनुच्छेद 123। सुनिए फिर से, भारत कहता है कि भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। 25वां देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? 75 के 3 में। याद रखेंगे, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? वह अनुच्छेद 75 के 3 है। 26वां है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई नरगिस दत्त। याद रखेंगे, हीरोइन थी नरगिस दत्त। इन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री है नरगिस दत्त, बार बार पूछा जाता है। 27वां प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संसद किन समितियों के माध्यम से लोकवित्त पर नियंत्रण करता है? तो यह है लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति एवं उसके उपक्रमों पर समिति। सुनिए क्या है 27 नंबर फिर से, कहता है कि भारतीय संसद कौन सा समिति के माध्यम से लोकवित्त पर नियंत्रण करता है? ठीक है, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं उसके उपक्रम के समिति पर। 28 नंबर देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को अभिदेशन किया है अनुच्छेद 143 के 1 के अंतर्गत। सुन लीजिए फिर से, कहता है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है, वह अनुच्छेद 143 के 1 के अंतर्गत है। 29 नंबर, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। याद रखेंगे कि राज्य विधानसभा का कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बिना राज्यपाल से पूछ ले। जो राज्य विधानसभा का धन है वह आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो राज्यपाल की बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते हैं। 30 नंबर है कि उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से। एक सेंट्रल एक केंद्र में भी संचित निधि होता है और एक राज्य में भी संचित निधि होता है, वहीं से वेतन भत्ता सब मिलता है लोगों को, जो पॉलिटिकल अधिकारी है उन लोगों को। अब आते हैं भूगोल में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। ठीक है, तो चंद्रमा जो चंदा मामा पृथ्वी का एक परिक्रमा है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा ना, तो एक परिक्रमा करेगा 27 दिन 8 घंटा में। 32वां प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय तो 365 दिन 8 घंटे। तो प्रश्न है 32 नंबर की पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय जो है वह 365 दिन 8 घंटे का होता है। 33 नंबर प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर अगर जोड़ता है तो वह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 34 नंबर प्रश्न है भारत में स्थित सबसे ऊंचा झील, तो वह चोलामू है, सिक्किम में है। तो भारत में स्थित अगर सबसे ऊंचा झील पूछा जाए तो चोलामू कहाँ पर है? सिक्किम में है। क्लियर।
35 नंबर है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की अगर बात करें तो वह गुजरात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो वह जोग या गढ़सोप्पा है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा जो कि कर्नाटक में है। 37वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है जो कि रूस में है। क्लियर? विश्व की सबसे खारे पानी की झील कहाँ है सबसे बड़ी? वो कैस्पियन सागर है जो कि रूस में है। 38वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। क्लियर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। क्लियर? तो देख लिया हमने। चलिए 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और 40वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश की अगर बात करें तो वह कनाडा है। कनाडा विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश है, वह कनाडा है। 41 नंबर, अब आते हैं जैव पर्यावरण जैव विविधता, इसको पढ़ लेते हैं दरोगा में इसमें से और बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न बनता है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है, शांत घाटी इसको बोलते हैं। 42 नंबर है कि राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। फिर से सुनिए, राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, वह किया जाता है किसके द्वारा? तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता वाला रख रखाव किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण के द्वारा। 43 नंबर, एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब देखिए एक्स सीटू आखिर है क्या? ऊपर वाला इन सीटू था, ये एक्स सीटू है, यह आखिर है क्या? तो वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त पर्याय प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है एक्स सीटू में। जो भी वनस्पति है और जानवर है उसका जो विलुप्त हो रहा है, जो भी प्रजाति, उसका संरक्षण के लिए एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है उसको। चलिए 44वां प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य में परस्पर जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना। फिर से सुनिएगा, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में सम्मिलित किया जाता है। तो इसको कैसे सम्मिलित होता है? तो संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची, ठीक है, इसमें शामिल होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक्स में जो है वो कौन कौन शामिल होता है? तो संकटग्रस्त पौधा और पशु जातियों की सूची। 46वां प्रश्न है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है डिक्लोफिनेक सोडियम। 46 नंबर फिर से सुनिए, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो वह है डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, चलिए 47 नंबर, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में। कहता है 47 नंबर की किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो वह है गहरे सागर में। 48 नंबर देखिए क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का प्रतिशत देख लीजिए। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें जलवाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% और मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7% है। क्लियर? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले गैस का प्रतिशत सुन लीजिए। जलवाष्प हो गया 36 से 72, 36 का दुगुना कर दीजिए 72 हो जाएगा। CO2 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ठीक है, और ओजोन 3 से, सब मतलब समझिए एक दूसरे का दोगुना है। देखिए 4 मीथेन 4 दूना 8 1 9, थोड़ा बहुत कमी है। ओजोन 3 दूना 6 1 7 है। कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको याद रखेंगे 9 से 26%। क्लियर? 49 नंबर, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 0.03% या 278 ppm इसको कह सकते हैं। क्लियर?
कहता है कि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता अगर मानी जाती है तो उसको हम लोग क्या याद रखते थे 0.03% ना, लेकिन 278 ppm हम लोग नहीं याद करते थे, तो इसको याद रखेंगे 278 ppm। 278 ppm। 50 नंबर, वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला एवं सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है। 50 नंबर फिर सुनिए, वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला एवं सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर ले तो वह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। जलवायु परिवर्तन नहीं पढ़ना है आपदा हमको, इसको हम बढ़ाते चलें, इसको हमको पढ़ना नहीं, अर्थव्यवस्था में आते हैं, ये पढ़ना है। कहता है 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। सुन लीजिए फिर से 61 नंबर, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समय की जो अवधि होती है उसमें सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। 62 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है तो वह द्वितीय है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वह पीसी महालनोबिस पर आधारित है। चलिए 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। 64 नंबर प्रश्न है, ऐसे पूंजी बाजार में जिसमें निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांडों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है वह कहलाता है प्राथमिक पूंजी बाजार। एक बार फिर से देखते हैं इसको। 64 नंबर प्रश्न है, ऐसा पूंजी बाजार में जिसमें निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांडों के निर्गम का क्रय विक्रय किया जाता है वह कहलाता है प्राथमिक पूंजी बाजार। चलिए 65वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष करों का उदाहरण क्या है। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया और उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन आ गया, आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर। 66 नंबर प्रश्न को देखिए, अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन है। प्रत्यक्ष कर देख लिए, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क इत्यादि आते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो वह क्या कहलाता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी हम आपको बताते चले, भारत की अगर अर्थव्यवस्था है कैसी है तो वह भी मिश्रित ही है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 24 कैरेट के शुद्ध सोना को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी गोल्ड। 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी गोल्ड कहेंगे। क्लियर, तो 24 कैरेट का इसको प्राइमरी गोल्ड। चलिए 69 नंबर, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। किसी देश के द्वारा कोई भी देश अगर आयात पर, ठीक है, आयात पर लगाए गए जो कर होता है उसको हम टैरिफ कहा जाता है। 70 नंबर, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होता है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को हम स्वर्ण मान कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होती है या मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, इस मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं हम स्वर्ण मान कहते हैं। अब साइंस की बात कर ले। 71 प्रश्न है, 71वां प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। फिर से सुनिए,
एक ट्रेन, कोई ट्रेन है मान लीजिए, वो बैठल रहते हैं, जब चलने लगता है पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसको स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। इसी के कारण जो है हम पीछे की तरफ झुकते हैं। 72 नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत उपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो उपकेंद्रन है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वह उपकेंद्रन है। 73 नंबर है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया है? तो जगदीश चंद्र बसु। 73 नंबर फिर से, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया है? वह है जगदीश चंद्र बसु। 74 नंबर देखिए क्या कहता है, बकमिस्टर फुलरीन क्या है? देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है। कहता है बकमिस्टर फुलरीन क्या है? जानते हैं क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज के बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। फिर से सुनिए, बकमिस्टर फुलरीन क्या है? तो कार्बन यौगिक का एक ऐसा रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज के बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है, हम तो सोचे थे कि भारी है। 75वां प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी जल होता है। परमाणु रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो भारी जल या D2O कहलाता है। 76 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम है। 77 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में रजोनी वृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? वह है प्रोजेस्टेरोन। तो 78 नंबर प्रश्न था कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो वह है प्रोजेस्टेरोन। सुनिए, रजोनिवृत्ति आखिर होता क्या है? तो यह है कि कुदरती रूप से जब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र पूरी तरह बंद हो जाता है तो उस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति में महिलाएं माँ बनने की क्षमता खो देती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो समाप्त हो जाता है प्रोजेस्टेरोन से, यानी कि वो लगता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद। चलिए 79, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर से हटा दिया जाए तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्योंकि काहे मरता है? तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। सुन लीजिए फिर से क्या कहता है। कहता है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास जब किसी भी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर से हटा दिया जाए तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। 80 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में मांसपेशियां कै गो रहता है? 639 गो। मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या 639। ठीक है, मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना पड़ता है जो DLED करते हैं लोग, B.Ed करते हैं, ये सब उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये सब नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान हम लोग के लिए है। 101 नंबर प्रश्न है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। 102 नंबर, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी। 103 नंबर, असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम है। 104, भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। 105, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? वह मेश है। सुनिए फिर से 105 क्या कहता है? कहता है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? वह मेश है। 106 है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह टर्मिनल है।
106 है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है यह कहलाता है टर्मिनल। 107 विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क एर्पानेट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है एर्पानेट, ARPANET, तो एर्पानेट को बोलते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है एर्पानेट को। 108 नंबर पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में भी आजकल स्मार्टफोन में एंड्रॉयड में देखने को मिलता है रीबूटिंग, कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कहलाता है रीबूटिंग। 109 है सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डिबगिंग। एक चीज़ और आपको बताते चले, आप लोग सोचिएगा कथी कि दनादन पढ़ते जा रहे हैं, तो सुन लीजिए, ऐसे यादों नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। इस चीज़ को याद रखें, किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़िएगा याद थोड़े हो जाता है। अब गॉड गिफ्टेड थोड़े है आप, क्या नाम था उनका, अरे जो यहाँ पे शिकागो में गए थे, आप कमेंट करके बताएं हमको तो याद आ गया, शिकागो में गए थे, जो भाषण दिए थे इंडिया की तरफ से, आप हमको कमेंट करके बताएं कौन थे वो, ठीक है। वो तो है नहीं, वो ऐसे आदमी व्यक्ति थे, किताब धरते थे, पूरा किताबा उनको यादें हो जाता था, क्योंकि उनका जो स्मरण शक्ति था, जो ज्ञानेंद्रिय था, पूरा अपने वश में कर लिए थे। काफ़ी समझ लीजिए कि वैसा कंप्यूटर क्या रहेगा, उससे भी ज़्यादा तेज थे। सुन लीजिए, सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग। 110 नंबर CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कंट्रोल यूनिट है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। चलिए खेल कूद में तनका सा नहीं, क्या क्या चीज़ है, इसको नहीं पढ़िए, चलिए पढ़िए लेते हैं। कहता है पुरुषों की एथलेटिक प्रतियोगिता जिसमें कि 10, क्या लिखा हुआ मिटा हुआ है, जिसमें कि 10, छोड़ देते हैं इसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए 115 नंबर को देख ले, चाहे यहाँ पे 114 नंबर को देख लेते हैं। गोल्फ में वह समस्त भूमि, देखिए ये सब क्वेश्चन आप कहिए कि छोड़ दिए सर 2-3 क्वेश्चन, ये सब पूछने वाला है नहीं, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना ही नहीं हमको वही पढ़ना है। हमको छाली से मतलब है, दूध कोई भी पिए, छाली हमारे शरीर को अच्छा करेगा तो वही चाहिए ना, दूध कोई भी पी जाए उससे क्या मतलब। चलिए 114 नंबर प्रश्न है कि गोल्फ में वह समस्त भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है वह कहलाता है टी। गोल्फ में वह समस्त भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उस जगह को कहते हैं टी। 115 कुश्ती की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था डीलालूट है, डीलालूट, कुश्ती की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था डीलालूट है। 116 नंबर क्यू, जिगर, ब्रेक, पॉट, इनकल, इन ऑफ, ठीक है, इन ऑफ कौन सा बोल्टिंग, हैजर्ड आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, वह बिलियर्ड से संबंधित है। उसके बाद क्या है, प्रश्न था कि विम्बलडन स्टेडियम स्थित कहाँ पर है, तो वह लंदन में है। विम्बलडन स्टेडियम की अगर बात करें तो वह लंदन में है। 118 नंबर प्रश्न है कि साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, वेलोड्रम कहते हैं। साइकिलिंग के खेल परिसर को अगर हम बात करें, ये जो साइकिलिंग का जो रेस चलता है उसको हम वेलोड्रम कहते हैं। 119वां प्रश्न है कि बर्नाबेकेल कप किस खेल से संबंधित है, तो बर्नाबेले जो कप है वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। 119वां प्रश्न को याद रखेंगे। 120वां प्रश्न है कि घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, जो घुड़सवारी का खेल होता है उसको एरीना कहते हैं। घुड़सवारी की खेल परिसर को हम एरीना कहेंगे। अब आते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस प्रश्न कहता है 131 नंबर प्रश्न है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। 1958 में उनको जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आचार्य विनोबा भावे थे, इसको याद रखेंगे। 132वां प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ, तो मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मिस वर्ल्ड का शुरुआत 1951 में होता है और मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता जो है उसका प्रारंभ 1952 में होता है। तो हमेशा याद रखेंगे मिस वर्ल्ड 1951 में और मिस यूनिवर्स 1952 में। 133वां प्रश्न है राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था,
जबकि उर्दू अनुवाद किया था किसने? तो आरिफ मोहम्मद खान ने। जो राष्ट्रीय गीत है हम लोगों का जो राष्ट्रीय गान हमारा जन मन गण है, और जो राष्ट्रीय जो गीत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, और उर्दू में उसका अनुवाद जो है वह आरिफ मोहम्मद खान ने किए थे। तो प्रश्न था कि राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है हमारा, आपसे कह दे वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो कहता है कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे अरविंद घोष, और उर्दू में अनुवाद किए थे आरिफ मोहम्मद खान ने। 134वां प्रश्न है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की वह तेलुगु भाषा है जिसको इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ ईस्ट कहते हैं। 135वां प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था? तो 1927 में भारत में सबसे पहली बार रेडियो आया था, वह 1927 ईस्वी में आया था। 136वां प्रश्न है भारत में टेलीफोन सेवा शुरू कब हुआ? तो टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुआ था 1881 से 1882, कलकत्ता में सबसे पहले भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुआ था 1881 से 1882 में। 137वां प्रश्न है कि भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म, भारत की सबसे पहली अंग्रेजी फिल्म की बात करें तो वह नूरजहां है। और आते हैं अब 138वां प्रश्न पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुआ था 1961 में। इसको हमेशा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की बात करें वह 1961 में हुआ था। 139वां प्रश्न है कि ई कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस विद्या से संबंधित है? तो वह भारतनाट्यम से संबंधित है। 139वां प्रश्न है ई कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य किस विद्या से संबंधित है? तो वह दोनों जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। 140वां प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किससे है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। इसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसको आप बार बार देखें। 45% आपका यहाँ से क्लियर है, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।